हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। दोस्तों, जैसा हमने कमिट किया था, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज थ्रू मैप्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जो पढ़ेंगे चीज़ें याद होंगी। हर सेशन के बाद आपको हम कुछ एमसीक्यूज भी लाए हैं। चीज़ें अप्लाई होंगी, चीज़ें याद होंगी, बिल्कुल डिटेल्ड है। पिक्टोरियल क्लास है, हर चीज़ मैप से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है और पढ़ने में आनंद भी आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल यूपीएससी मंजिल पर, जहां पर दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। दोस्तों, जैसा हमने कमिट किया था, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज थ्रू मैप्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। पर्पस बड़ा क्लियर है। देखिए, इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं आज, सब कुछ आप यहीं पर आज याद करके घर जाने वाले हैं। जो पढ़ेंगे चीज़ें याद होंगी। हर सेशन के बाद आपको हम कुछ एमसीक्यूज भी लाए हैं। आज के सेशन में 10 एमसीक्यूज हैं जो कि आपके लिए हम बनाए हैं। जो पढ़े हैं एग्जैक्टली उसी से है, तो चीज़ें अप्लाई होंगी, चीज़ें याद होंगी, बिल्कुल डिटेल्ड है। पिक्टोरियल क्लास है, हर चीज़ मैप से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है और पढ़ने में आनंद भी आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, हम भारत के इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल एक्सट्रीमिटीज हैं वो देखेंगे। भारत के राज्यों को देखेंगे, कौन से राज्य भारत के लैंड लॉक्ड हैं, कौन से इंपॉर्टेंट भारत में अगर आप देखें तो एक्सट्रीमिटीज में कौन से वो लैटिट्यूड हैं, कौन से वो लॉन्जिट्यूड हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, जीएमटी की भी लगे हाथ थोड़ी बात कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर हम बाकी जो अन्य आयाम हैं इस टॉपिक के आज वो देखने वाले हैं। पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक जो इंडियन ज्योग्राफी की है, जो आप एनसीईआरटी में भी देखें तो बिल्कुल बेसिक होता है, वो करने वाले हैं, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में, मैप्स के रूप में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पूरा स्लाइड बनाया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारत स्थित कहां पर है? यदि आप पृथ्वी को देखें तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी जैसा आप जानते हैं गोला है, तो गोले का बीच से अगर आप तोड़ें तो इस प्रकार से दो हिस्से में ये बनता है। एक हो गया जो कि गोले के ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट जो हो गया, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वैसे ही दोस्तों, नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। ये जो लाइन है, जो कि इमेजिनरी लाइन पृथ्वी को इस प्रकार से दो हिस्से में बांट रही है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप देखें तो पृथ्वी को हम वैसे ही दो इस प्रकार से भी लॉन्जिट्यूड के अनुसार भी दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक हो गया जो लॉन्जिट्यूड, जो भी, अब देखिए वो कौन सा लॉन्जिट्यूड चुना जाए जो कि पृथ्वी का बिल्कुल बीच से गुजरे, तो वो कोई भी लॉन्जिट्यूड हो सकता है। लेकिन फॉर सम रीजंस, हिस्टोरिकल रीजंस, जो कि हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो शायद आपने पढ़ा होगा, वो लाइन प्राइम मेरिडियन कुछ इस प्रकार से चुनी गई है। अब दोस्तों, इस प्राइम मेरिडियन के जो इलाके ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी इलाके में होते हैं, ये सब हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे ये सभी जो इलाके हैं जो कि पश्चिम में है प्राइम मेरिडियन के, ये होते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इस प्रकार से यदि हम भारत की बात करें तो भारत कहां पे हुआ? भारत हुआ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और इक्वेटर के नॉर्थ में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। हालांकि यहां पे अक्सर आप भारत कहेंगे, पढ़ते होंगे कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो वो कैसा साउथ है? देखिए दोस्तों, वो एक अलग लाइन है। वो जियोपॉलिटिकल नॉर्थ, जियोपॉलिटिकल साउथ है, जो कि ब्रांड्स लाइन के द्वारा बताया जाता है, उसको हम फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन वो जो लाइन है वो दुनिया को कुछ इस प्रकार से डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के अनुसार तोड़ती है। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो साउथ कहलाता है, ग्लोबल साउथ कहलाता है, और जो डेवलप्ड है वो ग्लोबल नॉर्थ कहलाता है। तो वो एक अलग परिभाषा है। लेकिन अभी जो हम ज्योग्राफी में देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पे ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहां पर मिलता है, कुछ ठीक यहां पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है नल आइलैंड। दोस्तों, यहाँ पे कोई आइलैंड है नहीं, आपको बता देता हूं, बस उसका नाम है नल आइलैंड। नल क्यों? 0 0 कोऑर्डिनेट है ये, तो नल हो गया, इस वजह से इसको नल आइलैंड कहते हैं। बाकी दोस्तों, ये अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ गिनी सागर के बीच में स्थित है।
वहां पे अगर आप देखें तो बस एक लोकेशन के लिए एक बॉय आपको दिखेगा, बाकी यहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं है, बस नाम के लिए ये नल आइलैंड है। तो भारत की बात करें तो भारत जैसा हमने देखा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है पृथ्वी के, अगर हम बात करें दोस्तों। अब हम जब जीएमटी की बात कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो एक बार जरूरी है जान लेते हैं, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी वाली क्लास में कभी हम इसको पढ़ेंगे, वो कौन कौन से देश हैं जहां से प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये 8 देश हैं जहां से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। पहला है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, फिर अगर आप देखें फ्रांस, फिर आता है दोस्तों स्पेन, फिर आप देख सकते हैं नंबर 4 पे आता है अल्जीरिया, नंबर 5 पे दोस्तों आया माली, फिर नंबर 6 पे यहां पे दोस्तों बुर्किना फासो, और नंबर 7 पे आप अगर देखें दोस्तों यहां पे घाना है, और यहीं पे छोटा सा देश दोस्तों टोगो भी है। तो ये 8 देश हैं जहां से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। आपको ये दोस्तों हर हालत में याद होना चाहिए, इसको आप भूल नहीं सकते। इससे काफी सवाल अगर आप देखें तो ज्योग्राफी में बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वापस याद दिला रहा हूं, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब भारत की बात हो रही है तो लोगों के बिना भारत अधूरा है, तो लोगों की बात बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड का करीबन 8.2 बिलियन है। अब यानी 820 करोड़ लोग पृथ्वी में जो अभी रह रहे हैं, करीबन करीब, ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, करीबन करीब 820 करोड़ लोग पृथ्वी में रहते हैं। उनमें से भारत में कितने रहते हैं? 1.46 बिलियन। चाइना में कितने रहते हैं? 1.42 बिलियन। अब दोस्तों आपको जैसा मालूम होगा, चाइना भारत से ज्यादा आबादी वाला एकमात्र देश था, लेकिन हमने उन्हें ओवरटेक कर लिया है और इसके साथ अब नंबर 1 आबादी वाला देश भारत है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में परसेंट देखें तो 17.9% है। चाइना इसमें आपको 18.5 दिख रहा है, लेकिन वो अब थोड़ा पुराना आंकड़ा है। एग्जैक्ट नंबर दोस्तों भारत आज भी वर्ल्ड पॉपुलेशन का करीबन करीब 17.9% है। तो ये याद रखिएगा, करीबन करीब 18% पृथ्वी की आबादी भारत में रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। अब दोस्तों भारत की बात हो रही है तो इंडियन ओशन के बिना क्या भारत क्या इंडियन ओशन दोनों मानो जैसे बिल्कुल जोड़ी की तरह बंधे हुए हैं। दोस्तों इंडियन ओशन में अगर आप देखें तो भारत की जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है ना, प्राइम प्रॉपर्टी इंडियन ओशन में भारत की है। दोस्तों दरअसल अगर हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था देखें तो ये अलग अलग ओशंस में समय के अलग अलग अंतराल में अलग अलग जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रही है पृथ्वी की अर्थव्यवस्था की, वो अलग अलग ओशंस में रही है। जैसे कि अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक दुनिया अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द घूमती थी। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका था, दूसरे तरफ यूरोप था, यही दुनिया थी, बाकी तो बस सेवक थे इनके। आप जैसा जानते होंगे कॉलोनियल वर्ल्ड था उस समय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान का राइज हुआ, साउथ कोरिया का राइज हुआ, चाइना का राइज हुआ, यूरोप कहीं पीछे चला गया। दुनिया का जो सेंटर था वो पैसिफिक ओशन में चला गया। अब दोस्तों ये मानो जैसे कुछ इस प्रकार से मूव करता जा रहा है, जो कि कभी अटलांटिक में था वो पैसिफिक में आया, और अब ये जो सेंटर है ये इंडियन ओशन में आ रहा है। तो इसलिए इंडियन ओशन अगर आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल कॉमर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया की एनर्जी रूट्स अगर आप देखें तो कुछ अरब पेनिनसुला, अरब वर्ल्ड, यहां से दुनिया भर को तेल सप्लाई हो रहा है। बाकी देश भी हैं लेकिन मोस्ट क्रिटिकल रूट्स हैं। वैसे ही यहां पे अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहां से चाइना, जापान, साउथ कोरिया इनकी एनर्जी नीड्स, कॉमर्स नीड्स फुलफिल होती हैं। और उसी में अगर आप देखें तो भारत भी ठीक यहीं बैठा हुआ है। तो इंडियन ओशन में भारत बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें देखना होगा। बाकी इंडियन ओशन एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेट सीज क्या क्या है वो सब हम डिटेल में देखेंगे अगले क्लास में। अभी बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 80% चाइना की एनर्जी इंडियन ओशन से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरती है। हालांकि अभी ये नंबर्स थोड़े कम चल रहे हैं क्योंकि चाइना भी भारत की तरह रूसी तेल पर काफी ज्यादा निर्भर कर रहा है। अदरवाइज ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा निर्भरता चाइना की है। बाकी
एनर्जी ना सही, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए स्टेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बैकबोन है। उसका जो कॉमर्स जो उसका हो रहा है, इतने सारे कंटेनर शिप्स जा रहे हैं, वो यहीं से जाते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पे आप देखें तो ये हॉटबेड बना हुआ है, हूती रिबेलियन हो रही है इसी रेड सी में। अगर आप देखें तो अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है, कैसे हूथीज ने यहां पे सबमरीन केबल इंटरनेट का काट दिया। ग्लोबल इंटरनेट आउटेज कुछ समय के लिए यहां पे इन्होंने करने का प्रयास किया। भारत में भी काफी इंटरनेट सप्लायर्स जैसे जियो, एयरटेल, काफी ज्यादा डिसरप्शन इस वजह से हुआ। दोस्तों ये सब बता रहा है कि इंडियन ओशन प्राइमेसी पा रहा है। इंडियन ओशन को जो रूल करेगा वो 21वीं सदी को रूल करने वाला है, और उसमें ईश्वर की कृपा से भारत के पास बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, जो पूरे इंडियन ओशन को, क्या पश्चिमी इंडियन ओशन, क्या पूर्वी इंडियन ओशन, दोनों को हम कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल सेंटर पे बड़े से कोस्ट लाइन के साथ बैठे हुए हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस हम ही हम हैं। तो इसलिए दोस्तों इंडियन ओशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा है जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो भारत कहां पे है अगर आप देखें तो, वैसे एशिया में कहां पे, साउथ एशिया में भारत आता है। याद रखिएगा, ना तो हम वेस्ट एशिया में है, ना तो सेंट्रल एशिया में, हम कहां पे हैं, साउथ एशिया में है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है दोस्तों, अगर इसी को ज्योग्राफिकली देखें दोस्तों, ये इलाका क्या है, साउथ एशिया। ये वाला इलाका क्या हो गया, वेस्ट एशिया। वैसे ही दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एशिया। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सभी के सभी सार्क के जो मेंबर्स है कहां पर है, साउथ एशिया। वैसे ही अगर आप यहां पे आ जाएं तो दोस्तों ये क्या हो गया, ईस्ट एशिया। ये वाला इलाका जो आसियान मेंबर्स हैं, यहां पे अगर आप देखें दोस्तों तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये सब के सब साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा कहलाते हैं। और ये वाला इलाका जापान, साउथ कोरिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ईस्ट एशिया का हिस्सा है। भारत कहां है, साउथ एशिया। ये आपको याद रखना है, वैसे याद होगा मैं मान के चल रहा हूं, नहीं तो अभी हो ही जाएगा। दोस्तों बाकी अगर आप देखें तो कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अगर आप देखें बाई एरिया हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की हमारी लैंड मास है। याद रखिएगा, 330 मिलियन हेक्टेयर कह लीजिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह लीजिए, दोनों याद रखना है आपको। वैसे ही अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। और भारत की जो फिजिकल ज्योग्राफी हम देखेंगे, कैसे ऊपर में हिमालयाज हैं, वैसे ही नीचे इंडियन ओशन है, कहां पे वेस्टर्न घाट्स हैं, कहां पे ईस्टर्न घाट्स हैं, पेनिनसुलर हिल्स हैं, ढेर सारे पेनिनसुलर प्लेटूज हैं। तो वो सारी चीजें क्या है वो भी हम देखेंगे, कौन कौन से सीज हैं, कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं, कौन कौन से बे हैं, कौन कौन सा गल्फ है। दोस्तों क्या अंतर होता है गल्फ में, क्या अंतर होता है बे में, सब कुछ हम देखेंगे। बाकी दोस्तों साउथ एशिया के ऊपर हम प्राइमेसी रखते हैं, इंडियन ओशन में भी हम प्राइमेसी यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रखते हैं। अब दोस्तों आते हैं भारत के एक्सट्रीमिटीज पर। भारत का सबसे पूर्वी इलाका, सबसे पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, कौन सा उत्तरी छोर है, दक्षिणी छोर है, आपको मालूम होना चाहिए। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा इसको देखिए, इसको जरा आप सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, जरा आप जैसा देख सकते हैं यहां पे, ये जो आप देख रहे हैं 37 डिग्री लैटिट्यूड वाला करीबन जो इलाका है, जो ये पॉइंट है जो अभी आप देख रहे हैं यहां पे, जहां पे मैंने उंगली रखी है दोस्तों, ये भारत का नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, उत्तरी छोर है। ए से मैंने इसको संबोधित किया है, क्या है ए दोस्तों, दाफदार एरिया है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चाइना ने कंट्रोल करके रखा है। दरअसल ये जो इलाका है ये शाक्सगाम वैली के अंदर आता है, और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने चाइना को ये लीज पे क्या बेच दिया है, उनको ये टेरिटरी सौंप दी है। इसके बाद दोस्तों ये जो इलाका है ये टेक्निकली हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं तो याद रखिएगा, दाफदार एरिया। दोस्तों बी जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, ये दोस्तों हमारे कंट्रोल में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं। और इसी को आप अक्सर पढ़ते हैं इंदिरा कोल, कोल का मतलब पास होता है लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में,
ये पॉइंट स्थित है इंदिरा कोल जो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखें तो दक्षिणी छोर, अब अगेन ये इंडियन लैंडमास का दक्षिणी छोर है, पूरे भारत का नहीं, इंडियन लैंडमास का दक्षिणी छोर यहां पे कन्याकुमारी। बच्चे बच्चे को मालूम है कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ये 8 डिग्री लैटिट्यूड वाला इलाका, याद रखिएगा हर हालत में, कन्याकुमारी मान के चल रहा हूं आपको याद है। अब दोस्तों आते हैं वो पॉइंट जो कि अक्सर आप भूल जाते हैं, भारत का टेक्निकली सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं 6 डिग्री लैटिट्यूड वाला इलाका, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है इंदिरा पॉइंट। पॉइंट डी से मैंने दिखाया है यहां पे। ये दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, नॉर्दर्न पार्ट ये अंडमान हो गया, यहां पे निकोबार हो गया, और ये दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसी का दक्षिणी छोर हो गया इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट था, ये जब सुनामी आया था उसमें ये डूब गया था। अभी बेहद इंपॉर्टेंट है, ग्रेट निकोबार में भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है। ये भारत का एक सिंगापुर जैसा इलाका, इसको हम डेवलप करने वाले हैं, लेकिन काफी चैलेंजेस से भी घिरा हुआ है। यहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं और बाकी चीजें रेज की जा रही हैं, लेकिन भारत की जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है भारत का पश्चिमी और पूर्वी छोर। सबसे पश्चिम में भारत के अगर आप देखें तो 68 डिग्री लॉन्जिट्यूड से डिमार्केटेड है गुजरात के कच्छ का सबसे कोने वाला इलाका। क्या नाम है? घुआर मोटा। जी हाँ, मोटा मतलब बड़ा, घुआर नानी नहीं, मोटा वाला यानी बड़ा वाला घुआर। तो दोस्तों ये जो है ठीक यहां पे स्थित है, जो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों पूर्वी 97 डिग्री लॉन्जिट्यूड से ये जो लाइन गुजर रही है, यहां पे किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। मैं पूछने वाला हूं एक बार फिर, जल्दी से देखिए दोस्तों, इसको नोट कीजिए क्योंकि मैं वापस पूछने वाला हूं थोड़े ही देर में, आपको याद हो जाना चाहिए ये सब। चलिए आगे देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं फिर पूछूंगा। नॉर्दर्न मोस्ट भारत का हिस्सा जो भारत के कंट्रोल में क्या है, वो है इंदिरा कोल। अदरवाइज टेक्निकली दाफदार एरिया है जो कि शासगाम वैली में आता है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को समर्पित कर दिया है। सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी मेनलैंड में है। ओवरऑल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में आता है, 2004 के सुनामी में डूब गया था। ईस्टर्न मोस्ट किबुतु अरुणाचल प्रदेश में आता है। वेस्टर्न मोस्ट घुआर मोटा आता है। अब दोस्तों ये क्या है? भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अक्सर इन पे सवाल बनता है, तो आपको याद करना है। जल्दी से मुझे बताइए आप सभी, आपके पास थोड़ा सा समय दिया जाएगा, तो जल्दी से आप मुझे बताइए यहां पे आपको मैं कितना समय दूं। मुझे लगता है 30 सेकंड में आप सभी बताएंगे मुझे। कमेंट करना है आप सभी को, जल्दी से बताइए ये कौन सा पॉइंट है। ए क्या है? ए जल्दी लिखिए, ए क्या है बताइए मुझे। 5 में लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है। मुझे बताइए सी क्या है? सी क्या है? मुझे बताइए ई क्या है? 3, 2, 1 चलिए लास्ट वाला बता दीजिए मुझे, डी क्या है? डी क्या है जल्दी से बताइए। उल्टा लिखा है, समझ नहीं आएगा, छुपा भी दिया है। डी क्या है? डी क्या है जल्दी से बताइए, क्या नाम है डी का? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, इसको जरा, है ना, घड़ी महोदय छुप जाइए। चलिए अगला है दोस्तों कोऑर्डिनेट्स भारत के कौन कौन से। जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप मेनलैंड की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री लैटिट्यूड से कन्याकुमारी स्टार्ट, कहां तक चल रहा है? 37 डिग्री लैटिट्यूड तक भारत जा रहा है। लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री लॉन्जिट्यूड से स्टार्ट होता है गुआर मोटा, कहां तक चलता है? किबुथु 97 डिग्री लॉन्जिट्यूड। दोस्तों अगर आप डिस्टेंस देखें ना, तो भारत
लगभग जितना नॉर्थ साउथ में डिस्टेंस है उतना ही ईस्ट वेस्ट में डिस्टेंस है, लगभग। लेकिन नॉर्थ साउथ डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है, कन्याकुमारी से लेकर, जैसा आप देख सकते हैं, दावदार एरिया तक। कितना है? 3214 किलोमीटर। नंबर याद रखना कितना आसान है, 321 और 3 से स्टार्ट हुआ तो उससे आगे एक बढ़ा दो 4, 3214। ये भी याद नहीं हुआ, 3210 याद रख लो। 4 किलोमीटर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल है। इस वैसे ही अगर आप देखें, वैसे भारत की टेरिटरी है, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 3214। बाकी दोस्तों यहां पे पश्चिम से पूर्व जाएंगे, कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। तो लंबाई में अगर आप देखें तो करीबन करीब आप देखेंगे तो 300 किलोमीटर जैसा थोड़ा भारत लंबा है ईस्ट वेस्ट विड्थ की तुलना में। स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी वो मेरिडियन जो भारत के बीचों बीच गुजर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 68 डिग्री से 97 डिग्री तक भारत की चौड़ाई देख रहे हैं, ये लॉन्जिट्यूड की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग लगभग भारत कुछ 30 डिग्री जितना चौड़ा हुआ ना। 68 प्लस 10 78, 88 98, वही 97, 29 पकड़ लो। तो बीच वाला कितना होना चाहिए? अगर 29 पकड़ोगे तो 68 प्लस 14.5 कितना होता है ये? 68 प्लस 14.5 82.5। तो वही बराबर बीच से तोड़ा ना भारत को। तो बस वही लॉन्जिट्यूड है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो है ये भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। यहां पे जो लोकल टाइम है वो पूरे भारत का टाइम हम मानते हैं। जो इस वक्त समय हो रहा है वो समय एक्चुअल में आप देखें तो आपका लोकल टाइम अलग होगा, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो करीबन करीब जो लोकल टाइम है वही टाइम पूरा भारत मान रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें ना दोस्तों, लोकल टाइम में कितना अंतर हो जाएगा, अगर हम गुजरात के पश्चिमी छोर में आ जाए घुआर मोटा और यहां किबुथु में आ जाए तो कितना लॉन्जिट्यूड का अंतर है? करीबन करीब 30 लॉन्जिट्यूड। एक लॉन्जिट्यूड पे लोकल टाइम का अंतर पड़ता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पार करोगे तो कितना अंतर हो जाएगा? 30 इंटू 4, 120 मिनट। यानी कितना? 2 घंटे का अंतर पड़ेगा लोकल टाइम में। यानी कि यहां पे जो समय है और वहां पे जो समय है, लोकल टाइम में देखोगे तो 2 घंटे का अंतर होगा। तो ये हमको याद रखना है। लेकिन यहां पे जो होगा वो बीच वाला होगा, 1 घंटे का अंतर दोनों के लिए पड़ेगा, तो इसलिए हमने बीच वाला पकड़ लिया है। अच्छा, अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया का जो वास्ट एक्सपेंस है ये कंट्री में काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो लॉन्जिट्यूड वाइज 2 घंटे का अंतर करता है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं, पूरा भारत एक टाइम जोन मान के चलता है। हालांकि बीच बीच में आवाज उठती है थोड़ा एक मल्टीपल टाइम जोन कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, रेलवे जा रही है, स्ट्रीमिंग हो रहा है ना। आपको बोला गया 6 बजे देखना है तो आपको बोलना होगा अरे ये टाइम जोन का 6 बजे देखना, हमारा प्रोग्राम आ रहा है। तो वो सब समस्याएं हैं, तो हमने कहा है कि छोड़ो एक टाइम जोन रखते हैं। अगेन इसमें बहुत सवाल बनता है, कभी आपसे मैं पूछूंगा कौन से देश, अच्छा बता ही दीजिए कौन से देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं? छोटा सा देश है, हिंट है आपके लिए, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन से कारण क्या है? उसके कॉलोनियल टेरिटरीज दूर दूर तक अलग अलग आइलैंड में बसे हुए हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा टाइम जोन्स उसके पास हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो चाइना इतना बड़ा है लेकिन एक टाइम जोन का पालन वहां होता है, तो यह है कम्युनिस्ट सरकार। वैसे भारत में अगर आप बात करें टाइम जोन की, तो हमारे यहाँ जो असम में चाय बगान है ना, उनमें कुछ अलग चाय बगान टाइम भी हम फॉलो करते हैं। अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है, चाय बगान टाइम उसको बोलते हैं, असम के चाय बगान में जिसका पालन किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है जो आपको मैंने यहां पर दे दी। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाता है। कहां कहां से गुजरता है पहले जरा देखिए। ये यूपी से गुजरा, फिर एमपी में आया, फिर छत्तीसगढ़ में गया, थोड़ा सा ओडिशा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। ये इलाका है जहां जहां से ये आपको गुजरता हुआ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, वहां से गुजरता है। कहां पे है मिर्जापुर? प्रयागराज के पास, इलाहाबाद जिसको बोलते थे उसके बिल्कुल
पास में है। ये रेफरेंस सिटी है, हर किताब में मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम जोन कहां से गुजरता है, बच्चा बच्चा बोलता है मिर्जापुर, तो ये तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो एमपी से जहां से गुजर रहा है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से जहां से गुजरा, ये रेवा रीजन है जहां से गुजर रहा है। इसके आगे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे दोस्तों, ये कुछ कोरबा रीजन हो जाता है जहां से गुजर रहा है। फिर अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में करनूल वाला जो इलाका है, शंकरगढ़, कुछ वही ओडिशा का भी इलाका छोटा सा है जहां से ये इस प्रकार से गुजर रहा है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में ऊपर कोरबा, फिर वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे बिलासपुर और कोरबा, ये दो इलाके जहां से गुजर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, बाकी स्टेट्स जरूर याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रीजन याद ना हो, मिर्जापुर जरूर याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा लाइन है जल्दी से देख के बताइए किसकी बात हो रही होगी दोस्तों। बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जी हाँ, तो कहां कहां से गुजर रहा है, गुजरात से, फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से। इन टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट सिटीज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। गुजरात में अहमदाबाद से गुजरता है और दूसरा गांधीनगर है। अहमदाबाद गांधीनगर ट्विन सिटीज हैं, अगल बगल में है, ज्यादा अंतर है नहीं। तो अहमदाबाद फिर गांधीनगर। राजस्थान में अगर आप देखें दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से, यहां पे जो गुजरा ना, उदयपुर से गुजरा। उदयपुर दोस्तों क्या है, दरअसल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका जो दक्षिणी इलाका है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो कुछ यहां पे आ जाता है। वैसे ही आप देखें तो डूंगरपुर वाला इलाका हो गया राजस्थान का, वो भी कुछ यहीं पर बॉर्डरिंग रीजन है गुजरात से, वो भी यहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे गुजरती है। एमपी में दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है उज्जैन, कर्क रेखा मेमोरियल यहां बनाई गई है। वैसे ही आप देखें तो उज्जैन महाकालेश्वर जी का मंदिर भी यहीं पर है। फिर अगर आप देखें तो भोपाल थोड़ा सा करीब है ना, भोपाल अगर आप देखें तो स्लाइटली साउथ लेकिन नियर ट्रॉपिक है। जबलपुर हो जाता है नियर ट्रॉपिक। वैसे ही शहडोल हो जाता है जो कि यहां से गुजरता है। छत्तीसगढ़ में अगर आप आएंगे दोस्तों, अंबिकापुर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली उससे गुजरती है। फिर अगर आप देखें तो सोनहाट आ जाता है दोस्तों, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा आगे जाएंगे दोस्तों, झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रांची एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बसा है, याद रखिएगा। गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात, रांची झारखंड, दो कैपिटल कुछ इस प्रकार से बसे हुए हैं। फिर अगर आप आगे बढ़े वेस्ट बंगाल जब आते हैं दोस्तों, पुरुलिया आ जाता है, कृष्णानगर आ जाता है, मुर्शिदाबाद आ जाता है। फिर जब त्रिपुरा है दोस्तों यहां पे, तो यहां पर भी उदयपुर है, गोमती डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जैक्टली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। त्रिपुरा सुंदरी मां का मंदिर यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। वैसे ही जब आप मिजोरम में देखें दोस्तों तो चंफाई आ जाता है, जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर में स्थित एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, यहीं पर एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये बसा हुआ है। तो आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो ये तो हमने जैसा देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आखिरी टॉपिक आज का, भारत के कौन कौन से लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। देखिए दोस्तों अगर आप देखें ना, तो भारत में अधिकतम स्टेट्स के या तो इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं से लग रहे हैं या समुद्र छू रही है। लेकिन ये जो स्टेट्स आपको मैं बता रहा हूं, ये सभी के सभी लैंड लॉक्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला दोस्तों हरियाणा, जैसा आप देख सकते हैं। दिल्ली मैंने नहीं डाला है क्योंकि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। अगर यूनियन टेरिटरी भी ऐड करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ भी आप ऐड कर देंगे। अदरवाइज स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा, वैसे ही आप देखिए इधर पे एमपी, इधर पे छत्तीसगढ़, इधर पे तेलंगाना, इधर पे झारखंड। ये वो स्टेट हैं जो कि भारत के लैंडलॉक्ड हैं। यूनियन टेरिटरी दिल्ली और दूसरा हो गया चंडीगढ़। आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी कौन कौन से स्टेट से सराउंडेड है याद रखिए, बड़ा फायदा आपको होगा। तो चलिए आज के सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके समक्ष जो लाया जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अरे अरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो पहला सवाल है, जरा बताइए क्या है आपका जवाब। आपके पास 30 सेकंड दिए जा रहे हैं और आपका समय हो गया है शुरू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस लॉन्जिट्यूड पे कैलकुलेट किया जाता है, भारतीय मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है, जल्दी बताइए कमेंट में, ए बी सी डी। समय नहीं है,
6:05 और आपका समय हुआ खत्म। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यही है स्टैंडर्ड मेरिडियन। बड़ा सिंपल सवाल था पहला सवाल जो था। चलिए दूसरा सवाल, ग्रीनविच मेरिडियन इनमें से किन किन देश से गुजरता है दोस्तों? जल्दी से देखिए, बताइए कौन कौन है वो देश जहां से ग्रीनविच मेरिडियन रेखा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड गुजरती है। 30 सेकेंड। थ्री, टू, वन, जीरो। कौन सा है भैया जवाब? देख लो, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। ये वो देश हैं जहां से ग्रीनविच मेरिडियन गुजरती है। चलिए अगला सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरता है? 6, 8, 9, 7। समय हुआ खत्म। बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, रुक जाइए भैया, एक, अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां से कर्क रेखा राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। चलिए भैया अगला सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इनमें से कौन सा साइट सबसे करीब होगा? क्लोजेस्ट कौन है? नालंदा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मोहनजोदारो, धोलावीरा। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन डाला है, आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी मिला के डाला है। तो यूपीएससी कुछ ऐसे ही सवाल भी पूछती है। टेक्निकली सवाल बड़ा आसान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, तो ये अगर आप देखें तो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परफेक्टली लाई करने वाला हमारा शहर है। तो ये आप कैसे भूल सकते हैं? तो सही किया कि नहीं? कमेंट में क्या चल रहा है जरा बताइए। चलिए, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम है जल्दी से बताइए। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है कितना है? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बताइए। कमेंट में आंसर करते चलना है सभी को। कहा था ना 330 मिलियन हेक्टेयर बोलो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बोलो, याद रखना है। तो ये भूल नहीं सकते। आंसर बी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अगला, भारत का आबादी में क्या परसेंट है? वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी कितनी है? आबादी के ग्लोबल जनसंख्या के अनुसार, विश्व जनसंख्या के अनुसार भारत कितना परसेंट है? 14%, 10%, 18%, 20%, सब लगभग है, लगभग। अठारह प्रतिशत, 17.9% टू बी प्रिसाइज। बाकी याद रखिएगा यूपीएससी में आंसर जो होता है हमेशा क्लोजेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वही माना जाता है। तो ये फंडा हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? मेनलैंड,
मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड क्या, पेनिनसुलर इंडिया कह लो, या ठीक है मेनलैंड ही बोलते हैं तो वही बोलते हैं। टेक्निकली मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, ऐसा थोड़ी आइलैंड में रहने वाले आउटसाइड दी मेनलैंड है, माइनर लैंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चलिए जो बोला जाता है वही बोलते हैं। तो देखिए बच्चा बच्चा जानता है कन्याकुमारी मेनलैंड इंडिया में सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अदरवाइज इंदिरा पॉइंट है 2 डिग्री और नीचे अगर आप देखें तो वो आ जाता है। तो चलिए अगला सवाल, इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड ग्रुप में स्थित है? अंडमान ग्रुप में, निकोबार ग्रुप में, लक्षद्वीप ग्रुप में, मिनिकॉय ग्रुप में, मिनिकॉय आइलैंड में। अच्छा जिसने आंसर कर दिया कमेंट में बताओ कौन सा वो आइलैंड है, आइलैंड का नाम बताओ तो जानू, मैंने बताया है, ये तो सिंपल है, लेकिन आइलैंड बताओ, बड़ा न्यूज में है। तो भैया आंसर इज बी, निकोबार ग्रुप। कौन सा आइलैंड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जहां चल रहा है। थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में तो नेशनल पार्क्स भी देखेंगे, यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है, इन न्यूज है। चलिए इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा। सिंपल सवाल है, जानबूझ के रखा है। ओडिशा पारादीप पोर्ट है वहां, कैसे हो गया वो लैंडलॉक्ड? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट्स कौन से हैं? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। तो ये हैं वो राज्य जो कि लैंडलॉक्ड हैं। 5 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और चंडीगढ़, जो आपको याद रखना है। चलिए आखिरी सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। अगर आप मुंबई से कोलकाता जा रहे हैं बाई लैंड तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में आप कितने राज्य पार करेंगे? स्टार्ट और एंड यानी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल को आप काउंट मत कीजिए, आने वाले जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कितने होंगे आपको पार अगर करने हुए तो? A 2, B 3, C 4, D 5। ये थोड़ा सा यूपीएससी का जैसा सवाल आता है वैसा पूछा है मैंने, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। यूपीएससी क्या करती है, किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को चुनती है, उसके कैपिटल को चुनती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मैप में काफी दिमाग लगता है, तो लोगों के दिमाग में याद नहीं रहते। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप मुंबई से कोलकाता जाएंगे तो ये रहा मुंबई, यहां रहा कोलकाता, जाना है महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल काउंट नहीं करना, आप जाएंगे छत्तीसगढ़ फिर जाएंगे झारखंड पहुंच गए वेस्ट बंगाल, या आप जाएंगे छत्तीसगढ़ फिर जाएंगे ओडिशा पहुंच गए वेस्ट बंगाल। तो यहां से जाइए तो भी 2, यहां से जाइए तो भी 2, तो आंसर क्या हो गया? 2। जी हाँ। तो दोस्तों इसके साथ आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट में बताइएगा, ये कमेंट नहीं मेन कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं। आगे की कहानी अभी बेहद इंटरेस्टिंग है। भारत के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, कौन कौन से डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, किन के साथ कहाँ पे कौन सा इलाका लगता है, इंपॉर्टेंट सीज कौन से हैं, सब कुछ हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात आप अवश्य पहुंचा दें। जल्दी से जाएं, जाके लाइक करें।